Hello everyone, this is Uzma and welcome you all to today's lecture. Today we will going to discuss an important topic related to child development. The topic which we are going to discuss today is Jean Piaget cognitive development theory. So let us discuss some points here. Firstly, we should learn through this lecture we will discuss these points about Piaget, basic components of cognitive theory, stages of cognitive theory, educational implication of this theory, and critical evaluation of this theory. So firstly, we should learn about Jean Piaget. Who was he? जीन पियाजे, इनका जन्म अगस्त 9, 1896 को न्यूशेल स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु सितंबर 16, 1980 को हुई थी. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनके बारे में याद रखेंगे कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज वेल एज चाइल्ड साइकोलॉजी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है. इनके बारे में ये सारे फैक्ट आते हैं. आप इनको अपने माइंड में रखेंगे अच्छे से कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी माने जाते हैं. ये बिने इंस्टीट्यूट में 1920 में काम करते थे. बिने, अल्फ्रेड बिने का होपफुली आपने नाम सुना हो. अल्फ्रेड बिने जिन्होंने IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस रिलेटेड सबसे पहले टेस्ट सीरीज बनाई थी. सो पियाजे जो थे ये बिने इंस्टीट्यूट में 1920 में काम करते थे. वहीं पर ये क्या करते थे काम वहाँ कि ये इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट का फ्रेंच वर्जन बनाते थे. सो वहीं कुछ टेस्ट अप्लाई करने के बाद इन्होंने पाया है कि कुछ बच्चे उन क्वेश्चंस का गलत आंसर देते थे जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती थी. उन्होंने ये भी एनालाइज किया वहाँ कि एज फैक्टर, डिफरेंट एज ग्रुप के आंसर्स भी डिफरेंट नहीं थे बल्कि सेम थे, सेम क्वेश्चन के. जैसे कि एक बच्चा 7 ईयर्स का है और एक बच्चा मेच्योर है, लाइक 18 to 19 ईयर्स का है, लेकिन वो अगर उनको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो वो उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, उनके आंसर्स बिना लॉजिकल थिंकिंग के सेम आ रहे हैं. सो वहाँ ये रियलाइज़ करने के बाद इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. यहीं से इन्होंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जनरेट किए. इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 4 बेसिक कंपोनेंट बनाए. ये 4 बेसिक कंपोनेंट आपकी इस थ्योरी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियलिस्टिक टीचिंग एंड टू अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑल्सो. सो हियर वी गो. द फर्स्ट पॉइंट इज स्कीमा. You can see these 4 points on your screen. First is schema, second is adaptation, third is assimilation and fourth is accommodation. So पहला है schema. Schema को समझेंगे. What is schema? It is the building block of knowledge. Schemas in actual we can say are our mental images in our mind, like we know what is the shape of pencil, what is the shape of chair, what is the shape of bottle, what is the shape of TV and etc. It means जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी चीज़ के एक्सपोजर में आते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं. तो इस इन्फॉर्मेशन की एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं हम, और यही अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, हमारी नॉलेज बनाती है, और ये स्कीमा के रूप में हमारे माइंड में सेट होती है. ये डिपेंड करते हैं हमारे परसेप्शन लेवल पर भी. ओके, सो स्कीमा क्या है, एक मेंटल इमेजेस हैं किसी भी चीज़ के हमारे माइंड में. होपफुली आपको ये टर्म समझ में आया हो. नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं, दैट इज़ अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या है, इट इज़ अ ट्रांजिटिव फेज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. यानी कि यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है किसी एक फेज का, एक स्टेज का दूसरी स्टेज में. फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि कोई पर्सन किसी ठंडे प्रदेश में, मान लीजिए किसी हिल स्टेशन पे रहता है बचपन से ही. सो उसकी जो इम्यूनिटी है वो कैसे ग्रो करेगी, ठंडे प्रदेश के अकॉर्डिंग ही ग्रो करेगी. यानी कि वो वहाँ रहने के लिए एडजस्टेबल है. बट इंस्टेड ऑफ इट, अगर हम उसे वहाँ से हटाकर किसी गर्म प्रदेश में रखा जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस मौसम में भी एडजस्ट हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन. थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन को समझेंगे आप एक वर्ड से ऐड करना. एसिमिलेशन मीन्स ऐड करना, ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा. ठीक है, एसिमिलेशन को ऐसे समझेंगे कि यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. मीन्स पहले की नॉलेज स्कीमा में किसी नए स्कीमा को ऐड कर लेना, वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन. एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसे भी, कि जैसे किसी बच्चे ने एक बिल्ली देखी, उसको बिल्ली की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि 4 पैरों वाली, मूंछ वाली, एक पूंछ वाली, या इस तरीके की एक बिल्ली होती है और वो ब्लैक कलर की थी. अब उसने
एक बार अचानक ऐसा हुआ कि उसने सेम जानवर देखा, मतलब बिल्ली की तरीके का ही था वो बिल्कुल, लेकिन उसका कलर ब्लैक नहीं था। पहले वाली जो बिल्ली उसने देखी थी, यानी कि पहले उसके स्कीमा में ब्लैक बिल्ली थी, बट कोई उसे बताता है कि नहीं ये भी बिल्ली है, बिल्ली डिफरेंट कलर की भी हो सकती है, ब्लैक, वाइट, ब्राउन। सो अब क्या हुआ कि उसकी पुरानी जो स्कीमा था उसमें एक नॉलेज ऐड हो गई। सो ये क्या कहलाया यहाँ पर, एसिमिलेशन। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स होता है एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, मैनिपुलेट करना, यानी कि अपने नवीन अनुभवों को पूर्व अनुभवों में व्यवस्थापित करना या स्थापित करना। पूर्व में जो प्राप्त हमने ज्ञान करा है उसको नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि 4 पैर, मतलब किसी भी बच्चे को पता है 4 पैर, मूंछ वाली और एक टैल वाली बिल्ली होती है, और उसके सामने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, यानी कि सेम फिजिकल फीचर्स वाला एक और जानवर आ जाता है, तो वो उसको बिल्ली कह देता है। बट उसे किसी ने बताया कि तो बिल्ली नहीं है, तो कुत्ता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपकी प्रीवियस नॉलेज जो थी वो न्यू नॉलेज को गेन करने में एक बैरियर क्रिएट कर रही है। ओके, सो ऐसे केस में आपको इस न्यू लर्निंग में को क्या करना होगा, एज ए सेपरेट न्यू लर्निंग आपको इसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना, उसको एक अलग स्कीमा बनाना है, उसको एक अलग तरीके से आपको अकोमोडेट करना है। इसी को अकोमोडेशन कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं आप अकोमोडेशन में, जैसे कि आपने बिल्ली और कुत्ते में डिफ्रेंशिएट करना सीखा। इट मीन्स जब आपकी ओल्ड नॉलेज का न्यू नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ आपको न्यू लर्निंग जो है पूरी की पूरी सेपरेट गेन करनी पड़ती है। यानी यू आर हेयर able to make to different concept of things. It is called accommodation. Okay. Now let us discuss the stages of cognitive development. पियाजे ने जो stages दी हैं डेवलपमेंट थ्योरी में, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, वो 4 stages हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 years। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 7 to 11 years। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 11+। ओके, इस सारी स्टेजेस को समझेंगे। पहले समझेंगे हम सेंसरी मोटर स्टेज को। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, इसकी ये स्टेज जो होती है आपकी बर्थ से 2 साल तक की अवस्था होती है। इस स्टेज के एंड होते होते बच्चा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट गेन करता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है, हर बार यूपीटीईटी के, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आती है बच्चे में, सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, मीन्स बच्चा जब ये समझ पाता है कि ऐसी चीज़ होती है और ऐसी नहीं होती, यानी कि जो उसे दिखता है उसका तो अस्तित्व होता है उसके सामने, और जो उसे नहीं दिखता उसका कोई अस्तित्व उसके सामने नहीं होता। इस स्टेज को फ्राइड ने कहा है इस स्टेज में कि हम सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। सो सेंसेस यहाँ टीचर्स काम करते हैं, इन्हीं से वो सीखता है। इस स्टेज में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी कि अनिच्छिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि पलके झपकाना आदि। इमिटेटिव बिहेवियर करते हैं बच्चे, इसमें बैबलिंग करते हैं, नकल करना सीखते हैं, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज की ही विशेषता है। इस तीनों याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, इमिटेटिव बिहेवियर। ऑब्जेक्ट परमानेंस को अगर और समझें आप तो मीन्स बच्चे के सामने जो है वो ही उसके दिमाग में है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसे समझेंगे। जो चीज़ आपके सामने है वही आपके दिमाग में है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है वो आपके दिमाग में भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 years की कहलाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। इस एज के डेवलप होते होते बच्चे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, संज्ञानात्मक विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं, समझेंगे। सबसे पहली है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है, जब बच्चा क्या होता है इस एज का, यानी कि 2 to 7 years का जो बच्चा है वो एक समय में केवल एक ही चीज़ पर फोकस करता है, यानी अलग अलग चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता। जो काम वो कर रहा है उसके अलावा किसी और चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे इसमें देख सकते हैं आपके बच्चे को अगर यहाँ पर पानी दिखाया जा रहा है 2 अलग अलग शेप में भरकर, तो वो दूसरी चीज़ का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा है, एक ही चीज़ पर सेंट्रेशन दिखा रहा है, यानी कि चाइल्ड टू ओनली फोकस ऑन वन थिंग और इवेंट एंड एक्सक्लूड अदर एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्री ऑपरेशनल स्टेज की ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स बच्चे को जो दिख रहा है उसमें बच्चा केवल अपनी साइड देखता है, दूसरे को क्या दिख रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि टेबल के दोनों तरफ 2 बच्चे हैं। अब अगर एक बच्चे से पूछा जाए कि उसे क्या दिख रहा है तो वो अपनी साइड वाले माउंटेन को देखकर बताएगा कि उसे यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा माउंटेन दिख रहा है, जबकि दूसरी साइड वाला बच्चा बताएगा कि उसे यहाँ पर सिर्फ एक छोटा माउंटेन दिख रहा है, यानी कि वो सिर्फ अपनी साइड के चीज़ें ही देख पाते हैं।
They are failure to distinguish other views from one's own. Next characteristic is, third is symbolic. Symbolic means, for example, आप इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके पास एक मोप है और वो उसे ऐसे राइड कर रहा है जैसे कि वो किसी हॉर्स राइडिंग कर रहा है, जिस टाइप से, मतलब वो सोच रहा है कि मैं यहाँ हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपने माइंड में वो सोच रहा है इस मोप को लेकर कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है। आपने भी बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे टीवी रिमोट को बच्चे अक्सर फ़ोन की तरह कान से लगाकर बात करते हैं। इट मीन्स कुछ सेम दिखने वाली चीज़ों में वो सिम्बॉलिक तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमिज़म। एनिमिज़म मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जिसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, बट उसमें भी बच्चे मानकर चलते हैं कि उसमें लाइफ और फीलिंग्स हैं। एनिमिज़म इज़ द बिलीव दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज़ सम काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। बच्चे समझते हैं कि इसमें कुछ अवेयरनेस है, कुछ कॉन्शियसनेस है, इसलिए बच्चे अपने जो टॉयज़ होते हैं उनसे बातें करते हुए दिखाई देते हैं 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस एज की, इस स्टेज के एंड होते होते इसका कॉन्सेप्ट माइंड से निकल जाता है, लेकिन एनिमिज़म जो है इसके बारे में एक याद रखेंगे यहाँ पर कि इस स्टेज के, यानी कि सेंसरी मोटर के स्टेज जो है, इसके एंड होने तक ये कॉन्सेप्ट, एनिमिज़म का कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड से निकल जाता है। वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को। आगे समझेंगे हम आर्टिफिशलाइजेशन। नेक्स्ट है इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफिशलाइजेशन। Artificialization means एक ऐसा belief that child thinks some environment components are man-made. For example, clouds, trees. बच्चे समझते हैं कि ये सारे man-made हैं, यहाँ instead of it कि ये God-made हैं। वहाँ ये समझ नहीं पाता है कि God-made things हैं। लास्ट है इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक, which is called irreversibility. Irreversibility means inability to reverse the direction of a sequence of events. Means एक सीक्वेंस में जब कोई चीज़ चलती है तो उसको वापस उस सीक्वेंस में लेकर आना, ये इसकी इनेबिलिटी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे बच्चा समझ रहा है 3 + 2 = 5, बट वो यहाँ ये नहीं समझ रहा है कि 5 को अगर हम 5 - 3 = 2। प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन स्टिल हैव द इनेबिलिटी टू रिवर्स देयर थिंकिंग। होपफुली आपको समझ में आई हुई कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो स्टेज है यानी कि थर्ड स्टेज यहाँ पर है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवस्था है फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और इसी एज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप करता है। लेकिन यहाँ जो लॉजिकल थिंकिंग है वो सिर्फ कंक्रीट होती है, याद रखेंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तो लॉजिकल थिंकिंग भी कंक्रीट होगी। आइए समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। First characteristics of concrete operational stage is conservation. Conservation. Pre-operational stage के बच्चे को अगर हम दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसे ये बीकर्स दिखाएं, डिफरेंट शेप्स हैं इनमें, बट इसमें क्या है कि पानी जो है, यहाँ पर जो पानी लिया गया है, पानी का जो अमाउंट है वहाँ पर, ये जो वाटर इसमें फिल है वो सेम अमाउंट का है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बट बच्चे को अगर हम यहाँ दिखा रहे हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इस एज का बच्चा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ओके, वो एनालाइज नहीं कर पाएगा किस शेप में, किस बीकर में ज़्यादा पानी है। बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के में वो समझ लेता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बदलने से उसका मास नहीं बदलता। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इट मीन्स एबल टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द सेम नेचर। चिल्ड्रंस आर एबल टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स और मैच कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू द वेज दे आर सिमिलर। एग्जाम्पल्स, कलर, शेप्स, और ये सब बच्चे डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं, क्लासीफाई करना सीख जाते हैं इस एज में। नेक्स्ट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक है इस एज की ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मीन्स एबिलिटी टू अरेंज अकॉर्डिंग टू लो टू हाई एंड वाइस वर्सा, यानी कि बच्चे एक रेंज में, यहाँ पर एक ऑर्डर में चीज़ों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस एज की रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मीन्स एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन मीन्स एक चीज़ में कई एस्पेक्ट्स देख सकता है बच्चा। इट मीन्स एक चीज़ के कई आंसर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जो कि थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष की अवस्था से आगे तक की अवस्था मानी जाती है। दिस इज़ मोस्ट एनालिटिकल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत ही एनालिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेज है। मीन्स यहीं से बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, हाईएस्ट पीक पर होती है यहाँ उसकी लॉजिकल थिंकिंग, जहाँ वो सारी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी सीखता है। एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ इसकी एक मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है।
एब्स्ट्रैक्ट के अगर हम लिटरल मीनिंग को समझें तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, बट वो आपकी इमेजिनेशन का पार्ट है, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि आपने ब्यूटी को देखा है, तो आप ब्यूटी को नहीं देख सकते, आपने ब्यूटी को इमेजिन करा है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ दिस स्टेज इंक्लूड्स, फर्स्ट इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज की एक मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सारी क्वालिटीज़ प्रीवियस स्टेजेस से डेवलप हो चुकी हैं, जो सारी क्वालिटीज़ जो हम आपको बता चुके हैं, प्लस लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो चुकी है। बट कौन सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुई थी? कंक्रीट। बट यहाँ इसी स्टेज में कौन सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी? एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी देख पाता है। फॉर एग्जाम्पल जब टीचर आपको पढ़ा रहा है और यूज़ कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, मान लीजिए आपके पास ये था वो था, बच्चे अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हाँ मेरे पास ये था वो था, एज्यूम कराते हैं ना टीचर कह रहा है कि आप, फॉर एग्जांपल टीचर कह रहा है कि आप घर से जा रहे हो और रास्ते में एक टॉय शॉप मिली, तो बच्चा यहाँ अपने माइंड में क्या समझ पा रहा है? हम कैसे समझ पाते हैं कि रास्ते में कोई चीज़ मिली, लेकिन वो समझ रहा है, यहाँ पर वो चीज़ों को एक इमेजिन कर रहा है। दुकान मिली उसे, जबकि उसको रास्ते में कोई भी दुकान नहीं मिली, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर दुकान का, मतलब उसको नहीं मिली, लेकिन वो एज्यूम कर रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बिना दिखाए इस चीज़ को नहीं समझ पाता, ओके। बट एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में, यहाँ पर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, वो उन चीज़ों को समझ पाता है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं उसकी नज़रों के सामने। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। मीन्स बिना किसी चीज़ को सामने रखे वो उस चीज़ को इमेजिन कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ बच्चे की रीजनिंग एक्टिविटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं, बच्चे यहाँ रीज़न करना शुरू कर देते हैं। रीजनिंग एबिलिटीज़ भी कहाँ डेवलप होंगी? आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, याद रखेंगे। मीन्स पूरी थ्योरी में बच्चों के साथ ही एक्सपेरिमेंट हैं। पियाजे की जो थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे पियाजे की इस थ्योरी में उनकी एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी, पहली है इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। चाइल्ड सेंटर्ड मीन्स बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है बच्चों से। दूसरी है डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, जब बच्चे खुद करके सीख रहे हैं तो डायरेक्टली एसोसिएटेड हुई बच्चों से। सो बच्चे यहाँ खुद डिस्कवर कर रहे हैं, खुद चीज़ों को सीख रहे हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड्स। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड्स मीन्स इसमें टीचर्स बच्चे की एज ग्रुप और क्लास के अकॉर्डिंग वो कॉग्निशन के कौन से लेवल पर होगा बच्चा, ये टीचर समझ पाते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर को ऑलरेडी पता है कि बच्चा किस लेवल पर है कॉग्निशन के, सो वो सही तरीके से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करेगा। सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसीज मीन्स कॉम्पिटेंसीज चूज़ करने में हेल्प मिलती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज पर दे रहे हैं, बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू पीजे थ्योरी कि बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, ये सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसीज में भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है टीचर्स बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको जज कर सकते हैं इसके थ्रू। डिफरेंस स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर बच्चा सही आंसर नहीं दे पा रहा है तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग वो ये मान लेते हैं कि उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस स्टेज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ओके। इवैल्यूएशन कर सकते हैं उस चाइल्ड का, इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस। इन शॉर्ट अगर हम इसको समझें तो बच्चे को यहाँ पर पियाजे ने क्या कहा अपनी थ्योरी में कि आप उसे एक्सप्लोर करने देंगे, उसको एक्टिविटी करने देंगे, क्योंकि पियाजे ने कहा कि बच्चा क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है। आप उसको सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे। सारे ही जितनी भी थ्योरीज़ हैं ये कंस्ट्रक्टिविज्म की, इसमें ये यही मानते हैं कि आप बच्चे को फैसिलिटेट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर हावी नहीं हो जाएंगे, उस पर अपना प्रभुत्व नहीं जमाएंगे, आप सिर्फ उसे फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेटर बनेंगे बच्चों के लिए, एक्टिविटी करने देंगे बच्चों को। उसकी एज के अकॉर्डिंग ही आप करिकुलम यहाँ पर डेवलप करेंगे। करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, करिकुलम में सिर्फ वही नहीं आता कि आप उसका कोर्स डिज़ाइन करें, बल्कि अदर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। सो काफ़ी अच्छा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इनकी थ्योरी का। नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पियाजे थ्योरी। इवैल्यूएशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है ग्रेट बेस फॉर अदर साइकोलॉजिस्ट टू डिस्कवर एंड एक्सपेंड कॉग्निटिव थ्योरी। इन्होंने ही सबसे पहला बेस रखा, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जो बात करी वो पियाजे ने करी। सो अदर साइकोलॉजिस्ट के लिए भी इन्होंने डिस्कवर किया और एक्सपेंड किया इस थ्योरी को। नेक्स्ट है इट इज़ अ ग्रेट बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन एंड सेलेक्ट अ सुटेबल मैथड फॉर इफेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
एक ग्रेट बेस, एक बड़ा ही बहुत महान आधार इन्होंने तैयार किया अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि चिल्ड्रन को समझने के लिए और टीचिंग मेथड्स को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग। यानी कि बच्चा जिस स्टेज पे है, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है तो उसके लिए आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे उसके कॉग्निशन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से जैसे कि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है, तो उसके कॉग्निशन के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को वहाँ पर डेवलप करेंगे और अप्लाई करेंगे। क्रिटिसिज्म की बात करें अगर, इसमें पहला पॉइंट है डू ऑल बेसिस आर रियल, यानी कि जितने भी आधार इन्होंने बताए हैं तो ये सब क्या रियल हैं, क्या सच में ऐसा, मतलब अगर आप माने कि एक सेंसरी मोटर स्टेज का जो बच्चा है, जो इन्होंने एज बताई 2 to 7 ईयर्स, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या जो संज्ञान वो कर सकता है, तो वो क्या सिर्फ उसी लेवल तक, मतलब उसी एज तक सीमित है। यानी कि 2 साल से पहले का भी बच्चा कुछ उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कर सकता है, या फिर 2 से बाद वाला की अवस्था वाला बच्चा भी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर सकता है। दूसरा है सोशल एस्पेक्ट इज अवॉइडेड। इस थ्योरी में टोटली सोशल एस्पेक्ट जो है अवॉइडेड है, जबकि सोशली हम वी आर सोशल बीइंग, सो हम सोशली बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ चाइल्ड को ही, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड माना है, सो उसके अराउंड और सराउंडिंग्स को इंपॉर्टेंस यहाँ पर इतनी नहीं दी है। नेक्स्ट है लैंग्वेज रोल इज़ नॉट कंसीडर्ड। लैंग्वेज जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कम्युनिकेशन का, विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट एक्सप्रेस अवर इमोशंस, थॉट्स, एंड वी कैन नॉट जस्ट लाइक वी कैन से we cannot express as well as we cannot exchange our emotions to other people. सो लैंग्वेज का भी यहाँ पर जो रोल है इसको कंसीडर नहीं किया है पियाजे ने, ये भी एक क्रिटिसिज्म में पॉइंट आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉग्निटिव एबिलिटी है विच इज़ डायनामिक, यानी कि एक कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया कि अगर एक स्टेज का बच्चा है तो वो दूसरे स्टेज की ज़रूरी नहीं कि वो कर सके, या ज़रूरी है ये भी ज़रूरी नहीं कि वो नहीं कर सके, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के बंधन में आप उसे नहीं बांध सकते। बच्चे डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़ को, ज़रूरी नहीं कि 7 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे की एबिलिटी ना कर पाए, और ज़रूरी नहीं कि 2 साल वाला 4 साल वाले बच्चे की कॉग्निशन नहीं कर पाए। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल, टेक केयर।